खुशी मंदिर से सुबह सुबह वापस लौट रही थी। अचानक से जैसे ही उसने ऑटो रिक्शा के बाहर देखा तो उसे जाना पहचाना चेहरा नजर आया। उसने रिक्शा वाले को रोकने के लिए कहा, लेकिन उससे पहले आदमी दूर खड़ी कार में बैठकर जा चुका था। खुशी ने कार का नंबर देखने की कोशिश की, लेकिन कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि वह उसका नंबर देख ना सकी। खुशी किसी तरह से अपने घर पहुंचती है और जैसे ही वह अपने घर पहुंची, वह जाकर सीधे अपने ससुर जी के फोटो के सामने खड़ी हो गई, जिस पर हार चढ़ा हुआ था, और सोचने लगी, हमने तो ससुर जी का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, तो फिर वह बाजार में जो आदमी उसे दिखाई दिया वह कौन था? हूबहू उसके ससुर जैसी शक्ल का। आखिरकार वह आदमी था कौन जो उसे बाजार में दिखाई दिया था? कुछ देर बाद खुशी का पति भी काम से वापस घर आ गया और उसने खुशी से चाय बनाने को कहा, लेकिन खुशी का दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था, जिसके कारण वह प्रमोद की बात को नोटिस ही नहीं कर पाई। और वह खुशी से पूछता है कि खुशी, क्या बात हुई? तुम कहाँ खोई खोई सी हो? तो खुशी प्रमोद से कहती है कि प्रमोद, उसने बिल्कुल पिताजी की शक्ल का आदमी मेन बाजार में देखा। मैं उनके पास जाती उससे पहले ही वह कार में बैठकर चले गए थे। प्रमोद यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया और पूछने लगा कि खुशी, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने तो पिताजी का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया था, तो यह कैसे संभव है कि पिताजी अभी जिंदा हैं? खुशी इस तरह से प्रमोद को दुखी होते हुए देखकर बोली, अरे प्रमोद, ज्यादा मत सोचो, हो सकता है ये मेरा वहम भी हो। लेकिन खुशी की बात सुनकर तो प्रमोद के रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब प्रमोद के दिमाग में यही चल रहा था कि आखिरकार वह कौन था। साथ में वह यह भी सोचता है कि अगर वह पिताजी थे तो घर वापस क्यों नहीं आए। उधर खुशी ने भी प्रमोद को सांत्वना तो दे दी थी, लेकिन खुद उसके मन में बहुत हलचल होती है। वह अतीत की गलियों में खो जाती है। वह सोचती है कि जब वह शादी करके इस घर आई थी तो घर में उसकी सास नहीं थी। उसके ससुर जी का ही दबदबा घर में चलता था। जब प्रमोद बहुत छोटे थे तभी उनकी माँ उन्हें छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी। प्रकाश जी प्रमोद से इतना प्यार करते थे कि घर वालों की लाख कोशिश करने पर भी वह दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वह प्रमोद के लिए सौतेली माँ नहीं लाना चाहते थे कि कहीं ना कहीं प्रमोद को जीवन भर दुख ही देगी। ये सोचकर प्रकाश जी ने दूसरी शादी नहीं की। प्रकाश जी ने प्रमोद को माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया था और प्रमोद भी अपने पिताजी को बहुत मानता था। उसने तो अपने पिता को भगवान का दर्जा दे रखा था। खुशी जब शादी करके इस घर में आई तब भी प्रकाश जी ने घर की सारी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ही रखी, क्योंकि वह खुशी को अपनी बेटी समझकर लाए थे। उस पर जिम्मेदारियां नहीं डालना चाहते थे। जिस बात से खुशी को धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था। प्रकाश जी का रसोई में आकर कुछ भी सामान को हाथ लगाना खुशी को बहुत अखरने लगा था। खुशी को आज भी याद है कि जब एक बार प्रकाश जी ने रसोई में आकर कहा, आज सूजी का हलवा खाने का बड़ा मन कर रहा था, तुम मुझे सूजी निकाल कर दे दो खुशी बेटे, तो मैं हलवा बना लेता हूँ। और प्रमोद को टिफिन में रोटी सब्जी के साथ आज हलवा भी डाल देना। वह बताते हैं कि खुशी बेटे, प्रमोद को सूजी का हलवा बहुत पसंद है। जैसे ही वो टिफिन खोलेगा वह बहुत खुश हो जाएगा। इतना सुनते ही खुशी आग बबूला हो गई और वह प्रकाश जी से बोली कि किसकी इजाजत से आप रसोई घर में आए।
इस घर की मैं बहू हूं और किसको क्या खाना है, कितना खाना है, इन सब बातों का ध्यान मैं रख सकती हूँ। आप क्यों नहीं समझते? बार बार मुंह उठाकर रसोई में मत चले आया करें। इतना सब सुनकर प्रकाश जी वापस जाकर अपनी दुकान को संभाल लेते हैं और सोचते हैं इतने सालों से उन्होंने ही प्रमोद को और घर को संभाल रखा था, अब अचानक से बहू ने ऐसा व्यवहार उनके साथ क्यों किया। और इसी वक्त प्रमोद ऑफिस जाने के लिए रसोई की तरफ अपना टिफिन लेने के लिए जाता है तो वह अपने पिताजी और खुशी के बीच हुई सारी बातें सुन लेता है। प्रमोद खुशी से बोलता है कि यह कौन सा तरीका है पिताजी से बात करने का। प्रमोद खुशी से कहता है कि इस बात के लिए तुम्हें बाबूजी से माफी मांगनी होगी। खुशी तो पहले से ही गुस्सा हुए बैठी थी, अब उसे प्रमोद पर भी गुस्सा आने लगा था और वह बोली, माफी नहीं मांगूंगी और मैं पत्नी हूं। मैं इतना ही जानती हूं कि तुम पर और इस घर की रसोई घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। प्रमोद और खुशी के बीच जो भी बातें हो रही थी वह घर के बाहर बनी दुकान में साफ साफ सुनाई दे रही थी। प्रकाश जी उस दिन आंसू का घूंट पीकर रह गए, क्योंकि जिस बहू को उन्होंने हमेशा अपनी बेटी माना उस पर जिम्मेदारियों का बोझ भी नहीं आने देना चाहते थे, वही बहू आज उनसे इतनी ऊंचे आवाज में बात कर रही थी। खुशी की बात सुनकर प्रमोद को गुस्सा आ जाता है और वह खुशी को साफ साफ कह देता है कि मेरे बाबूजी मेरे लिए भगवान हैं और मैं मेरे भगवान के खिलाफ कुछ भी नहीं सुन सकता हूँ। जब दोनों के बीच बात ज्यादा बढ़ने लगी तो प्रकाश जी घर के अंदर आए और बेटे बहू को चुप करते हुए बोले कि बेटा प्रमोद, तुम चुप हो जाओ, खुशी बहू सही कह रही है। अब इस घर में रसोई में सब कुछ अच्छे से संभाल लेती है, वह तेरा ध्यान भी अच्छे से रख रही है, तो फिर मुझे इन सब चीजों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए। प्रकाश जी खुशी से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि बहू मुझे माफ कर दो बेटा, आज से मैं घर में किसी भी काम में दखल अंदाजी नहीं करूंगा। अपने पिताजी के मुंह से इस तरह की बात सुनकर प्रमोद को बहुत दुख होता है और वह रोता हुआ अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। घर के तीनों सदस्यों का दिन ऐसे ही निकल जाता है। प्रमोद रात में ऑफिस से लौटता है और वह ना तो अपने पिताजी से ठीक से बात करता है और ना ही खुशी से वह ठीक से बात करता है। यह सब देखकर खुशी को अब और भी जलन होने लगी। वह सोचती कि उसका पति अपने पिता से ज्यादा प्यार करता है, अपनी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता है। पिता और बेटे के बीच का प्यार देखकर खुशी को अब और भी जलन होने लगी थी और वह अपने पति को बस में रखना चाहती थी। खुशी चाहती थी कि प्रमोद उसी की बात सुने, लेकिन प्रमोद हमेशा अपने पिताजी की बात को ही महत्व ज्यादा देता था। खुशी ने सारी चीजों पर कब्जा कर लिया ताकि वह प्रकाश जी का पूरा तरह से वर्चस्व को मिटा सके, लेकिन फिर भी वह अब तक अपने पति को बस में नहीं कर पाई थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और परिवार में खुशी का नामो निशान खत्म हो गया। अचानक से एक दिन प्रकाश जी बाथरूम में फिसल गए और उनके कुल्ले की हड्डी टूट गई। तुरंत उन्हें उठाकर अस्पताल में ले जाया गया और वहां जाकर डॉक्टर ने जब उनकी जांच की तो उन्होंने कहा कि प्रकाश जी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। प्रमोद ने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब, आप जितना जल्दी हो सके पिताजी का ऑपरेशन कर दीजिए। अब ऑपरेशन तो हो गया था, लेकिन इसके बाद उन्हें अब 3 महीने का बेड रेस्ट की सलाह दी गई थी। एक तो बुढ़ापे में चोट लग गई और ऊपर से इस उम्र में लगी चोट जल्दी से ठीक नहीं होती है
और अगर उनकी इस उम्र में ठीक से देखभाल न की जाए तो वह इंसान हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेता है। प्रकाश जी को कुछ दिनों के बाद घर लाया गया। खुशी ने प्रकाश जी के लिए एक नर्स का इंतजाम कर दिया जो उन्हें खाना पीना कराए और उनका सब काम करे। लेकिन कहते हैं ना, समय एक जैसा नहीं रहता। प्रमोद जिस ऑफिस में काम करता था वह ऑफिस अचानक से बंद हो जाता है और प्रमोद की नौकरी चली जाती है। प्रमोद बहुत चिंता करता है। वह यह सारी बात खुशी को घर आकर बताता है कि अब उसकी नौकरी नहीं रही। यह सुनकर खुशी भी दुखी हो जाती है। अब जितना भी पैसा प्रमोद के पास होता है उसमें घर का खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और वह खुशी से कहता है कि इतने पैसे में हम काम वाली और नर्स को घर में नहीं रख सकते हैं। अगर तुम चाहो तो कुछ दिनों के लिए काम वाली और नर्स को हटा दो ताकि हम 2 समय का खाना आराम से खा सकें। मैं कुछ ही समय में दूसरी नौकरी ढूंढ लूंगा। खुशी मुंह बनाकर बैठ जाती है लेकिन जानने की कोशिश करता है कि पिताजी का इलाज करने में उसकी बहुत सारी सेविंग खत्म हो गई है। इस बात को समझने की बजाय खुशी भड़कते हुए बोली, मैं तो तुमसे पहले ही कहा था जब तुम अपने बूढ़े बाप पर पैसे लुटाए जा रहे थे। मैंने तब भी कहा था कि इन पैसों को बचाकर रखो, कुछ नहीं होगा। अरे इस उम्र में इंसान को मरना तो तय है, आज नहीं तो कल मरना तो है। फिर भी तुमने मेरी एक न सुनी और अपने बाप के ऑपरेशन पर इतना पैसा उड़ा दिया। प्रमोद खुशी पर गुस्सा होते हुए बोला, क्या बकवास किए जा रही हो? तुम्हें अपनी मजबूरी भरे हालात बता रहा हूं और तुम मुझे बातें सुनाने में लगी हुई हो। और आखिर तुम मुझे सुना किस बात के लिए रही हो? इस बात के लिए कि मैं अपने पिता के इलाज के लिए पैसे क्यों दिए? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है खुशी। शायद तभी तुम इतनी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो। खुशी, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरे पिताजी का इकलौता बेटा हूं और अगर मैं उनके लिए यह सब नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और जहां तक बात रही मौत की, तो वह तो एक दिन सबको ही आनी है और यह बात भी मैं अच्छे से जानता हूं। पर इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं तुम्हें जहर देकर मार डालूं या फिर तुम्हें कोई करने की कोशिश करूं। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी ना करूं। बिल्कुल वही मैंने अपने पिताजी के साथ किया। जिस पिता ने मुझे अब तक संभाला, तुम चाहती थी कि मैं उनके इलाज के लिए पैसा ना खर्च करूं, लेकिन तुम यह सब नहीं समझोगी। खुशी बोली, ठीक है, मुझे ज्ञान मत बांटो, बस इतना बताओ कि क्या कहना चाहते हो। साफ साफ शब्दों में बोलो प्रमोद। साफ साफ सुनना चाहती हो तो सुनो। मैं चाहता हूं कि 1-2 महीने के लिए तुम खुद से पापा का ध्यान रख लो या फिर घर के सारे काम संभाल लो, क्योंकि मुझे अगले महीने के लिए भी पैसे बचाकर रखने हैं। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल पाई तो बड़ी परेशानी हो जाएगी हमको। प्रमोद खुशी को समझाते हुए कहता है कि वह उसे कुछ करने के लिए नहीं कह रहा है, बस घर के काम ही तो करने हैं और साथ में पिताजी का ध्यान भी रखना है। खुशी मुंह चढ़ाते हुए कहती है, बस घर का काम और पिताजी का ध्यान रखना है? तुम तो ऐसे तो खुद हो और ऐसे ही तुमने मुझे नौकरानी बनाकर रखा है। बस पूरे दिन काम 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 में लगे रहो। खुशी की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन पैसों की मजबूरी ने खुशी से सब कुछ करा ही दिया। अब घर का काम काज साफ सफाई तो खुशी जैसे तैसे कर लेती थी, मगर उसे प्रकाश जी का काम करते वक्त बहुत गुस्सा आता था। प्रमोद रोज यहाँ से वहां ऑफिस में इंटरव्यू देने जाता है, हर जगह हाथ पांव मारता, लेकिन हर रोज
वह खाली हाथ ही वापस घर लौट आता। यहाँ घर पर बेचारे प्रकाश जी भूखे प्यासे तड़प उठते थे, लेकिन खुशी को उन पर बिल्कुल भी तरस न आता था। आज प्रकाश जी को बहुत जोरों की भूख लगी थी। वह खुशी को आवाज लगाते हुए कहते हैं कि खुशी बेटा, थोड़ा सा खाना दे दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे दवाई भी लेनी है। खुशी रसोई से रोटी और सब्जी लाकर प्रकाश जी के आगे रख देती है और कहती है, वह बेचारा भूखा प्यासा इधर उधर काम के लिए भाग रहा है और इनको जब देखो बिस्तर में पड़े पड़े भूख लगती रहती है, पता नहीं पेट है या कुआं। यह सब सुनकर प्रकाश जी को बहुत दुख होता, लेकिन चुपचाप सब कुछ सहन कर लेते अपने बेटे की खातिर, क्योंकि वह अपने बेटे से बहुत प्यार जो करते थे। खुशी शुरुआत से ही बदतमीज थी, लेकिन अब अपने ससुर की बीमारी के हालात में वह और भी ढीठ हो गई थी। हर बात पर ससुर को झिड़क देती थी, ताने मारती थी। जब से उसने काम वाली और नर्स को छुट्टी दी थी, तब से तो खुशी का पारा 7वें आसमान पर रहता था, क्योंकि प्रकाश जी का सारा काम उसे ही करना पड़ता था। और इधर प्रकाश जी बिस्तर में पड़े पड़े बेटे की नौकरी के लिए चिंता करते रहते थे। ऐसे में बहू की बड़बड़ से वे मानसिक तनाव में रहने लगे, लेकिन भगवान पर भरोसा करके जैसे तैसे प्रकाश जी सोचते कि यह समय भी निकल जाएगा। जैसे तैसे समय बीतता गया और प्रकाश जी वॉकर से चलने का प्रयास भी करने लगे थे। कुछ समय के बाद प्रकाश जी खुद से अपने पैरों पर चलने लगे थे, लेकिन उन्हें सहारे की आवश्यकता अभी भी पड़ती थी। आज खुशी ने जब ससुर जी को वॉकर के साथ रसोई में खाना लेते देखा तो चिल्लाकर बोली, बाबूजी, इतने दिन पलंग पर रहकर परेशान किया आपने और अब चलने लगे तो फिर रसोई में टपक पड़े हैं। आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि जब भी आपका मन हो रसोई में ना आया करें। यह सब बोलकर खुशी चिड़चिड़ाहट के साथ मार्केट के लिए निकल गई। मार्केट में उसे बचपन की एक सहेली मिली। खुशी और सबा इतने सालों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुई। खुशी बोली, सबा, चल कहीं चलकर कुछ खाते हैं, यहाँ रास्ते में खड़े खड़े बहुत बातें नहीं कर पाएंगे। खुशी को सबा की बात सही लगी और वह दोनों ही साइड में बनी एक दुकान पर जाकर बैठ गई। वह दोनों एक दूसरे से बातें करने में लगी तो खुशी ने अपनी परेशानी सबा को बताई। सबा कहती है, अरे खुशी, इतनी छोटी सी बात से तुम दुखी हो, मैं तुम्हें आइडिया देती हूँ जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सबा कहती है कि तुम यकीन नहीं करोगी, मैं भी मेरी सास से बहुत परेशान थी, उन्होंने इसी तरह से रास्ते से हटाया। सबा ने उसे अपनी बताई। सुनकर खुशी बोली, सबा, इसमें पकड़े गए तो? सबा कहती है, अब तक मैं नहीं पकड़ी गई तो तू कैसे पकड़ी जाएगी। सबा की बात सुनकर खुशी घर आ जाती है और दूसरे दिन वह रसोई में गैस चालू रख मार्केट निकलने की सोचती है, क्योंकि उसके ससुर जी की आदत है कि वह रसोई घर में आते जाते रहते हैं। जैसे ही वह गैस जलाने की कोशिश करेंगे, रसोई घर में आग लग जाएगी और ससुर नाम की जो बला है वह हमेशा के लिए टल जाएगी। लेकिन खुशी को याद आता है कि कल ही वह रसोई में आने के लिए अपने ससुर पर बहुत चिल्लाई थी, इसलिए आज ससुर जी रसोई घर में ना आए। यह सोचकर खुशी अपने ससुर को कहती है कि बाबूजी, आप खाना खाते वक्त अपनी दाल गरम कर लीजिएगा, मुझे आने में आज थोड़ी देरी हो जाएगी। यह कहकर खुशी मार्केट के लिए निकल जाती है और जब प्रकाश जी को भूख लगती है तो वह रसोई घर में जाते हैं। जैसे ही वह
दाल गरम करने के लिए लाइटर रसोई घर में जलाते हैं, ब्लास्ट हो जाता है। शाम को जब खुशी घर आई और उसने देखा कि एक जली हुई लाश रसोई में पड़ी है और आग फैल चुकी है। पड़ोसियों ने फायर ब्रिगेड को फोन करके गाड़ी मंगवा ली थी जिसने आग बुझाई थी। खुशी झूठ मूठ का रो रो कर दिखावा करने लगी ताकि किसी को उस पर शक न हो। प्रमोद जब घर आया तो पुलिस और फायर ब्रिगेड और अपने पड़ोसियों को अपने घर के आसपास देखकर हैरान रह गया। इतने महीने के बाद आज कहीं जाकर उसकी नौकरी लगी थी, लेकिन उसकी इस खुशी में अब उसके पिताजी शामिल नहीं हो सकते थे। वह उसे दुनिया में अब नहीं रहे थे। यह देखकर वह भी जोर जोर से रोने लगा। खुशी अपने पति को हिम्मत देते हुए कहने लगी, भगवान के आगे किसकी चलती है। पिताजी का वक्त शायद पूरा हो गया था, उनका हमारा साथ यहीं तक का था। लेकिन खुशी मन ही मन खुश हो रही थी कि ससुर नाम की बला आखिरकार उसकी जिंदगी से निकल गई। सभी ने मिलकर बाबूजी का दाह संस्कार किया और धीरे धीरे प्रमोद भी नॉर्मल हो गया था। प्रमोद की जिंदगी में बाबूजी की कमी तो थी, कोई पूरा नहीं कर सकता था, मगर होनी को कौन टाल सकता है। यह सोचकर प्रमोद ने अपने मन को समझा लिया था। अचानक से खुशी अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आती है और सोचती है कि आज उसे बाबूजी की शक्ल वाला इंसान का चेहरा बार बार क्यों दिखाई दे रहा है। फिर वह सोचती है कि अगर वह बाबूजी होते तो घर जरूर आते। यही सोचकर उसे रात तो वह सो गई, लेकिन थोड़े दिन बाद एक अखबार में प्रमोद ने अपने पिता की फोटो देखी। उसके पिताजी के 2 बच्चों को पुरस्कार दे रहे थे। प्रमोद ने वह तस्वीर जल्दी से अपनी पत्नी को दिखाई तो खुशी बोली, हाँ, ये वही शख्स है जिसे मैंने उस दिन मार्केट में देखा था। खुशी की यह बात सुनते ही प्रमोद बोला, मुझे इस जगह अभी जाना होगा। खुशी, हो ना हो ये हमारे बाबूजी ही हैं। खुशी को तो जैसे सांप सूंघ गया और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। प्रमोद की खुशी के लिए उसके लिए कितनी घातक है यह बात वह बता नहीं सकती थी। प्रमोद घर से निकलता है और अखबार में दिए गए पते पर पहुंचता है तो देखता है वह एक अनाथ आश्रम है। वहां के संचालक को अपने पिताजी की तस्वीर दिखाकर प्रमोद बोला, यह मेरे पिताजी की तस्वीर है, क्या आप इन्हें जानते हैं? संचालक बोला, यह तो बगल वाले वृद्ध आश्रम में रहते हैं। हमने इन्हें यहाँ खेल में जीते हुए बच्चों को पुरस्कार देने के लिए बुलाया था। प्रमोद जल्दी से आश्रम में जाता है और वहां जाकर अपने पिताजी की तस्वीर दिखाकर कहता है कि मुझे इनसे मिलना है। लेकिन वहां का संचालक कहता है, यह आदमी तो अपनी बेटी के साथ किसी काम से बाजार गए हैं। अब प्रमोद सोचने लगता है, बेटी, मगर मैं तो इनका इकलौता बेटा हूं। और यह सोचता हुआ वह वही बाहर बेंच पर बैठ गया। कुछ देर के बाद बाहर एक गाड़ी आकर रुकी जिसमें से एक लड़की और एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकले। प्रमोद भागकर उनके गले से लग गया और बोला, बाबूजी, आप जिंदा हैं। प्रकाश जी भी बेटे को देखकर खुश हो गए और उसे गले से चिपकाए खड़े रहे। लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने प्रमोद को अपने से दूर किया और कहने लगे, पूरा हो गया तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का नाटक, या अभी भी ड्रामा बाकी है? यह सुनकर प्रमोद थोड़ा आश्चर्य से अपने पिता की तरफ देखता है और कहता है, पिताजी, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तो प्रकाश जी कहते हैं कि तुम लोगों ने तो मुझे ऊपर पहुंचाने का पक्का इंतजाम बनाया हुआ था, लेकिन मेरी किस्मत थी बेटा कि उसी दिन मेरे बचपन का दोस्त मुझसे मिलने आ गया और मेरी हालात देखकर वह कहने लगा,
कि तू आराम कर, मैं रसोई घर में जाकर तेरे लिए चाय बना कर लेकर आता हूँ। लेकिन घर में दूध नहीं था, तो मैंने सोचा कि मैं जाकर बगल वाली दुकान से दूध लेकर आता हूँ ताकि वह चाय बना सके। लेकिन दुकान का मालिक नहीं था और मुझे वहां इंतजार करना पड़ा। मेरे दोस्त से सब्र ना हुआ और उसने चाय के लिए पानी रखने की सोची। जैसे ही उसने गैस को जलाने की कोशिश करी, तेज धमाका हुआ और आग लग गई और मेरा दोस्त उस आग में जलकर मर गया। मैंने खुशी को फोन पर किसी से बात करते हुए पाया कि मुबारक हो, तुम्हारा प्लान काम कर गया। बुढ़ा टपक गया और वह हंसने लगी। मैं वहां से दबे पांव निकल गया। मुझे मेरे दोस्त के लिए बहुत अफसोस हो रहा था, मगर उसके आगे पीछे कोई न था, ना बेटा ना बेटी, जिससे मैं उसके मरने की खबर दे सकूं। खुशी की बातें सुनकर मुझे लगा कि शायद मेरा बेटा भी उससे मिला हुआ है और यह जो लड़की मेरे साथ खड़ी है वह इस आश्रम के मालिक की बेटी है। एक तरफ ऐसे लोग जो दुनिया में निस्वार्थ प्यार करते हैं और एक तरफ खुशी जैसे लोग। प्रमोद अपने पिता से माफी मांगता है और उन्हें घर लेकर जाता है और अपनी पत्नी को पुलिस के हवाले करता है, जहां वो सजा काट रही है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।